पैरों पे अगर स्वेलिंग है तो किडनी में गड़बड़ है, फेस पर स्वेलिंग है तो किडनी में गड़बड़ है। सूजन एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो ये जो लक्षण है सूजन, ये किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल और लंग फेल। तो कहते हैं ज़्यादा यूरिन रोकने से भी पथरी की प्रॉब्लम होने लगती है और किडनी फेलियर का ये भी एक मेन कारण बताया जाता है। जिनकी उम्र आदमियों की 50-60 साल से ऊपर होती है, उनको सजेस्ट करते हैं कि पेशाब ना रोकें, जब आए कर लें। अगर किसी को किडनी में स्टोन हो जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा बियर कंज्यूम करेंगे तो वो स्टोन निकल जाता है, क्या ये ठीक है? बियर में होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल से डायूरेसिस होता है, मतलब पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पेशाब का फ्लो बढ़ जाए तो स्टोन कई बार निकल आएगा। उसमें साइंस है, उस बियर में साइंस है, क्योंकि उस बियर से पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। हर रोज की तरह आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में भी हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ को लेकर। एक्चुअल में आपकी हेल्थ कैसे ठीक रहे, क्योंकि कहते हैं अगर हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो जीवन में हर खुशियां मिल सकती है। इस पॉडकास्ट में आज आपको यही से हम बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी किडनी को लेकर। अगर आप किडनी के रोग से परेशान हैं तो आपको उससे निजात कैसे मिलेगी, इस पॉडकास्ट में आज आपको पता लगने वाला है। क्योंकि हमारे साथ जो खास मेहमान है वो हैं सर गंगाराम सिटी हॉस्पिटल से नेफ्रोलॉजिस्ट हैं मनीष मलिक जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सर, बहुत कुछ आज सवाल हैं आपसे। हम दोनों बैठे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, और किडनी को लेकर अब जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहला जो एक डर रहता है ना, किसी को नहीं पता कि उसकी किडनी अचानक कब फेल हो जाती है। तो किडनी फेल होने के मेन कारण क्या कुछ है? किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण शुगर है। ओके। दूसरा कारण है ब्लड प्रेशर, फिर पथरी की बीमारी, सिस्ट की बीमारी। और जैसे कि हम जानते हैं और कहा जाता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, बनने वाला है। जी। आप मानेंगे नहीं कि अगर हिसाब लगाएं तो इंडिया की 10% जनता को शुगर है ओके। और 10% जनता को किडनी की बीमारी है। ठीक। इस किडनी की बीमारी के जो 10 करोड़ लोग मान लें, अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ मान लें, उसमें से आधों की बीमारी शुगर की वजह से हुई है और बाकी 30% को हुई है बीपी की वजह से और बाकियों को बाकी और छोटी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसका मतलब है कि जीवन शैली सबसे इम्पोर्टेंट कारण है किडनी की बीमारी का। सर, मुझे आप ये बताइए, हमने इसके बारे में बात की, किडनी जब परेशान होने लगती है, किडनी जब खराब होने लगती है, क्या लक्षण नजर आते हैं? यही सबसे बड़ी मुश्किल की बात है जी। कि शुरुआती दौर में लक्षण आते ही नहीं। अच्छा। कुछ छोटे मोटे लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब ज़्यादा आना या पेशाब रात को आना ज़्यादा ठीक या है। थोड़ी कमज़ोरी, पर जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर जैसे मान लो लड़की है 25-30 साल की, जी बिजी है एग्ज़ाम में, किसी चीज़ में थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, कोई सोचेगा ही नहीं। जी जी। अक्सर जब मेजर लक्षण आते हैं जिसमें स्वेलिंग है, दिखना कम होना है, उल्टी आना है, भूख नहीं लगना है या पीरियड्स बंद होना है, उस अवस्था में लेट हो गया होता है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है इस बीमारी के बारे में। कि पता नहीं चल पाता। शुरू में पता ही नहीं चलता, जब आप इलाज करके बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, तो पता ही नहीं चलता। जब तक पता चलता है तो कई बार डायलिसिस की स्टेज आ गई होती है, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाते, फिर आप बातें करनी शुरू करते हैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की। इसीलिए आप दोनों का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम एक ओरिएंटेशन बना लें, अर्ली डिटेक्शन जिसे बोलते हैं, जल्दी पकड़ने वाली, तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। कैसे पता लगे कि नॉर्मल पर्सन है? सपोज मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ आपसे। मैं फिट हूँ, अचानक मुझे पता लगे यार मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके कोई सिम्टम्स मुझे पहले महसूस होंगे? मेरी बॉडी में कुछ बदलाव दिखेंगे? किस तरह के चेंजेस आते हैं? मैं जैसे बोला कि जब बदलाव दिखेंगे तो लेट हो गया। अच्छा। वो लेट हो गया प्रोसेस। वहाँ जैसे कि मान लो सूजन आ गई या रंग फीका पड़ गया ठीक है। या उल्टी हो रही है या खाने की इच्छा नहीं हो रही या नींद नहीं आ रही या बेहोशी आ रही है, तो लेट हो गए। मतलब जो क्रेटिनिन एक शब्द होता है, जो एक Yes. जहर होता है, जी। वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके। तो जो अर्ली स्टेज है, जब हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, वो स्टेज केवल जांचों से पता लगती है, जिसको बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ना। आप तो बिल्कुल यंग हैं, जी। बट हम एक आइडेंटिफाई करते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन, जिनको खतरा है। ओके। शुगर, बीपी, ओवरवेट, स्मोकर, हार्ट पेशेंट या जिनकी फैमिली में किडनी प्रॉब्लम है, अच्छा। तो ये इनको बोलते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन, खतरे वाली। तो इनको हर साल एटलीस्ट कुछ जांचें करानी चाहिए अच्छा। किडनी के संबंध में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो अर्ली
पकड़ा गया उन जांचों के माध्यम से, तो ऐसी दवाइयाँ, जीवन शैली परिवर्तन करने से हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। सर मैं इसी पर आने वाली थी कि Please. जब हमें पता करना हो कि हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन कर रही है या नहीं, उसके लिए कोई टेस्ट होते होंगे। कौन से टेस्ट हैं जो आम आदमी एक साल में एक बार करवाए? तो इसमें 2 टेस्ट हैं, एक तो ब्लड का टेस्ट है ओके। जिसको बोलते हैं EGFR। अच्छा। तो एक ब्लड टेस्ट होता है क्रेटिनिन, जो Okay. सबको पता है, ठीक है। और उसी से एक इक्वेशन लगा के EGFR निकाल लेते हैं। Okay. नॉर्मली 90 से ज़्यादा को नॉर्मल माना जाता है EGFR, अच्छा। ये किडनी के काम करने की क्षमता है, और 90 से कम को किडनी की बीमारी मान लेते हैं। अब जैसे आमिर ने बोला कि सिम्टम आए, जो मैंने सिम्टम बताए, जी। उल्टी, भूख नहीं लगना, नींद ना आना, वो सिम्टम आते हैं 10 या 12 GFR पे। अच्छा। तो 90 से 12 पे आ गया, आपको पता ही नहीं लगा। जी। तो 12 पे अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, अब 12 पे कोई बचा ही नहीं। बिल्कुल। ये हम बात करें क्रॉनिक किडनी डिजीज की, अच्छा। जो मेजर प्रॉब्लम है कंट्री की। जैसे तो अगर हमने 70 पे या 60 पे पकड़ लिया होता तो फिर हम उसको रोक सकते थे। तो एक तो ब्लड टेस्ट हो गया, दूसरा पेशाब टेस्ट है। अच्छा। पेशाब को किडनी का आईना मानते हैं, ऑब्वियस है, पेशाब किडनी का प्रोडक्ट है। तो अगर पेशाब में प्रोटीन या एल्बुमिन जा रहा है, जी। जिसका एक टेस्ट है UACR, तो एक ये टेस्ट है, महंगा नहीं है। तो अगर पेशाब में और वैल्यू अगर 30 से कम है तो ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, 30 से 300 ज़्यादा है और 300 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपने 30 से ज़्यादा में पकड़ लिया और दवाइयाँ कुछ नई हैं कुछ पुरानी हैं, उनको प्रयोग किया और ये आपने रिवर्स कर दिया, तो आप बच गए। अच्छा, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हैं। अगर इनमें कुछ खामी आती है, या तीसरा टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, जो किडनी की शक्ल देखता है, किडनी की फोटो देखता है कि किडनी में पथरी तो नहीं है, किडनी में सिस्ट तो नहीं है। तो 3 सिंपल टेस्ट हैं। और आजकल मैं गाँव की बात तो नहीं करूँगा, पर हर छोटे शहर में ये टेस्ट आराम से हो जाते हैं। अच्छा। तो इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट कराना। अगर कराएंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? बिल्कुल। और सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा ध्येय ही ये है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और लोग अपनी किडनी को, अपनी बॉडी को लेकर के सजग हो पाए। यही मैं बोलने वाला था जो आपने बोल दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, क्योंकि ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, चीजों को लेकर क्लियर नहीं, मिथ्स इससे ज्यादा बन चुके हैं ना सोशल मीडिया के, जब से क्रेज बना लोगों के बीच में मिथ बन चुके बहुत हैं। ज्यादा। तभी तो ऐसे पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर मिथ्स को तोड़ेंगे ना। बिल्कुल जी, सर। जी। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया को हमें प्रयोग करना चाहिए हित के लिए, ना कि टाइम पास करने के लिए। बिल्कुल। आपने मेरा फोन देखा था? यस। जरा मेरा फोन दिखा दो। लाओ लाओ। छोटा फोन, स्मैक में क्यों देखा लाइए, जाता? फोन दे दो। हाँ, तो ये तो मैं जब जीवन शैली की बात करूंगा Yes. तो ये फोन सामने रखूंगा। जी। बिल्कुल अगर ऐसा फोन आपके पास है तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। बिल्कुल सर। तो मैं सोशल मीडिया का प्रयोग तभी करता हूँ जब मुझे उसकी आवश्यकता होती है। जी ओके। तो वही ये है ना कि पॉडकास्ट ऐसे पॉजिटिव वाले हों। जी। मैं और पॉडकास्ट का नाम नहीं लूंगा जो नेगेटिव वाले होते हैं, जो टाइम पास करने वाले होते हैं। किसी के घर में कैमरा लगा दिया, अब देख रहे हो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। जी जी इससे अच्छा ये पॉडकास्ट सुन लो। बिल्कुल तो आई थिंक आप दोनों, अंशिका और आमिर और साधना टीवी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आज। बिल्कुल। एंड मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने मुझे अपना भाग बनाया इस पूरे पॉडकास्ट हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके आपने साथ बहुत बैठने के अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर हमें नहीं, दिया। थैंक यू सो thank मच you, सर। thank you। क्योंकि जिस तरह से गंगाराम हॉस्पिटल फेमस है स्पेशलिस्ट को लेकर, उसमें आप एक हैं, आपका नाम भी बहुत ज्यादा ऊपर आता है। Thank you, अभी thank आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि किडनी में स्टोन और सिस्ट। स्टोन के बारे में हम नॉर्मली सब जानते हैं, जब लोगों को पता है कि यार हमने कुछ गलत खाना शुरू कर दिया या पानी गलत पीना शुरू कर दिया तो स्टोन बननी शुरू हो जाती है। सिस्ट क्यों, कैसे बनती है, उसके पीछे क्या कारण है किडनी के अंदर? सिस्ट का बड़ा सिंपल मतलब होता है गुब्बारा। अच्छा अगर पेशाब नहीं निकल पा रहा उस छोटे से किडनी के भाग में से, तो गुब्बारा सा बन जाएगा। ठीक है। समझाने के लिए बताऊं तो हमारी 2 किडनी हैं, दोनों यहाँ होती हैं। ठीक है। दोनों किडनी में फिल्टर होते हैं, 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ। अच्छा हर फिल्टर की एक पाइप है, वो जुड़ के एक बड़ी पाइप बन जाती है, ठीक है। जो फिर पेशाब निकल जाता है। तो जो फिल्टर की पाइप है उसमें अगर कुछ कतरा फंस जाए तो पेशाब रुक गया, बिल्कुल वो रोज का एक एक बूंद बन रहा है तो सिस्ट बन जाएगी। अच्छा। तो जब हमारी एज बढ़ती है, जैसे मेरी उम्र 50 साल है, तो मेरी किडनी में 2-4 सिस्ट नॉर्मल है। ओके। ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो किताबों में लिखा जैसे अंशिका की किडनी में एक सिस्ट भी नहीं होनी चाहिए अच्छा। क्योंकि एज कम है। ओके। तो पर कुछ ऐसी बीमारी इसमें सिस्ट बन जाती है, अच्छा जैसे कि एक होती है बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें सिस्ट बन जाती हैं। तो वो जो बीमारियां हैं वो किडनी को डिस्ट्रॉय करती हैं। ओके। तो जिसको मैं बोल रहा हूँ सिंपल सिस्ट बोला मैंने, जो एज संबंधित होती हैं वो कुछ नहीं करती, वो अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग है।
इसलिए इस पॉडकास्ट में ये बता दें कि कई बार मरीज हमारे पास, मरीज तो बोलना ही चाहिए क्यों मरीज नहीं है, बिल्कुल कई बार मित्र हमारे पास आते हैं रिपोर्ट लेके अल्ट्रासाउंड की जी कि मेरी किडनी में 2 सिस्ट हैं, जी जी इतनी टेंशन में होते हैं। तो अगर किसी को बताना आपको बीमारी कोई नहीं है बड़ा मुश्किल काम है। हर कोई सुनना चाहता है मुझे बीमारी है, वो फिर कन्विंस हो जाता है। तो इसलिए 50 साल की एज में 2 सिस्ट कोई बात नहीं, पर अगर कोई बच्चा है छोटा या जवान आदमी है उसमें सिस्ट का मतलब बीमारी है। अच्छा। ओके। तो ये एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए इसमें बड़ा काम आता होता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग कहते हैं कि पैरों पे अगर स्वेलिंग है तो किडनी में गड़बड़ है, फेस पर स्वेलिंग है तो किडनी में गड़बड़ है, तो कहाँ पर हमें सचेत हो जाना चाहिए? क्योंकि अब हम जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम पैर नीचे लटका कर बैठे हैं तो थोड़ी बहुत सूजन आ जाती है। कब हमें एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है? तो पहली बात तो नॉर्मल सूजन की बात करें, जी। जो आपने बोला, लड़कियों को पीरियड से जस्ट पहले थोड़ा पानी इकट्ठा होता है। आपने जो देखा होगा रिंग टाइट हो जाती है जी जी या चप्पल टाइट हो जाती है, हाँ। और पीरियड्स होते ठीक हो जाता है, ठीक। वो नॉर्मल सूजन है। ओके कुछ लेडीज को पीरियड्स बंद होने के बाद सूजन आ जाती है, वो नॉर्मल सूजन है। ओके। कुछ लोगों को मोटापे से सूजन आती है, तो जैसे आपने कहा पैर लटकाएं सूजन आ सकती है ना, जी, जी। मुझे भी कभी कभी आ जाती है। जी पर जो सूजन बीमारी है वो है जो आपको तंग कर रही है। ओके और सूजन किडनी की बीमारी का नहीं, आप मानेंगे नहीं, आपने अच्छा पॉइंट रेज कर दिया। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर एंड लंग फेलियर, ओके। इन चारों में सूजन आती है। अच्छा आने का कारण अलग है, हाँ, पर ये सिम्टम है ना, सूजन एक लक्षण है, ठीक। बीमारी नहीं है। हम्म। तो ये जो लक्षण है सूजन, ये किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट फेल और लंग फेल में होती है। ओके किडनी की सूजन अक्सर कहाँ आती है? अक्सर वो आंखों के आसपास आती है। अच्छा जब कभी आप सूजन की बात कर रही हैं तो आप बात कर रही हैं पैरों की सूजन की, जी। जो लटकाने पे आती है। हाँ पर अगर सुबह आप उठे और आपकी आंखों के आसपास सूजन है जी इस इलाके में, तो मतलब फिर तकलीफ आपको किडनी की शायद शुरू हो गई है। अच्छा और अगर आपकी सूजन ऑलमोस्ट सेम है तो ठीक है, पर दिन भर में सूजन बढ़ती जा रही है, पर उसके साथ और सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि सूजन में गड्ढा बनाए तो गड्ढा बहुत गहरा बन रहा है, अच्छा ओके आपको पेशाब कम आ रहा है, आपका सांस फूल रहा है, आपको भूख कम लग रही है, जो आमिर और मैंने बात की थी सिम्टम्स की। तो अगर आपको और भी कोई सिम्टम्स हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। पर मैं क्या कहता हूँ कि दर्द बड़ी अच्छी चीज़ है। दर्द भगवान जी का दिया हुआ गिफ्ट है आपको। अच्छा, वो सर, कहते हैं कुछ करो अपने बारे में ना, सही बात। ओके वैसी सूजन। हाँ तो अगर सूजन है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके और अगर वो कहते हैं कि कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, पर अगर फिर भी कुछ है तो आपको बेसिक सिंपल टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है कोविड के बाद इतनी लैब्स खुल गई हैं और आपको फोन आते होंगे, 800 रुपए में फुल बॉडी चेकअप जी, जी, करा लीजिए ना। हाँ आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि 800 रुपए कोई बड़ी चीज है, बिल्कुल। जब हर एक के पास 1 लाख का फोन है मुझे छोड़ के। तो इसलिए हर सिम्टम, जी। चाहे वो सूजन है, ठीक है चाहे वो बाल झड़ना है, चाहे वो खांसी है, चाहे वो दर्द है, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। 1 दिन लगा लें, 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, पर उससे ज़्यादा उसको नहीं रहने देना चाहिए। ओके सर जैसे स्टोन की बात भी चल रही थी और सूजन की बात करी अभी अंशिका ने, बहुत से टाइम हम देखते हैं ना यूरिन जब आता है तो हम पास नहीं करते, हम रोक लेते हैं, या तो हमारे पास जगह नहीं होती सही या बात। बिजी शेड्यूल थोड़ा होता है कि चल ठीक है यार रुक के रिलैक्स हो जाएंगे। बट तो कहते हैं ज़्यादा यूरिन रोकने से भी पथरी की प्रॉब्लम होने लगती है और किडनी फेलियर का ये भी एक मेन कारण बताया जाता है। शुरू से शुरू कर लेते हैं, पानी पीने से शुरू करते हैं ना, पानी पिएंगे तो पेशाब आएगा। हाँ ठीक है तो पानी के बारे में एक कहा जाता है कि पानी खूब पीना चाहिए। जी अंशिका की चमड़ी के लिए, गोरी क्लीन स्किन, स्किन के लिए आमिर के स्टोन्स नहीं बनने के लिए, क्योंकि आमिर नॉनवेज खाते हैं शायद, जी जी। ऐसे हिसाब लगा रहा हूँ ना, ठीक है। तो पर ऐसा गलत है, अच्छा पानी प्यास अनुसार ही पीना चाहिए। तो अच्छा अगर पानी प्यास अनुसार पिएंगे तो वो पेशाब वाला स्ट्रेस खत्म हो गया, जनरली स्पीकिंग। हाँ हाँ तो अगर मुझे प्यास है तो पीना है, मुझे प्यास नहीं है तो नहीं पीना है। बट सर आप कंप्लीट कीजिए, मैं आपको फिर एक बार रोक फिर आप तोड़िएगा मुझे, रोकिएगा, yes. बात करें, ठीक है जी। और रादर आपने आयुर्वेद के बारे में भी कुछ सेशन की, Yes, पॉडकास्ट yes, की है, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आयुर्वेद कहते हैं कि हमारे पेट में अग्नि होती है, हाँ ज़्यादा पानी पीकर अग्नि को बुझा देते हैं। तो हमारे पुराणों में, हमारे आयुर्वेद जो हमारा है उसमें कहीं भी ज़्यादा पीने का कंसेप्ट ही नहीं है पानी। ओके तो ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ठीक है रादर सोशल ड्रिंकिंग, चाय, पेप्सी, कोक, बियर, ये तो हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, तो ये भी तो पानी है। बिल्कुल ठीक है तो अब आ गए पेशाब पे, तो पेशाब रोकना नहीं चाहिए, अच्छा पर रोकने से बीमारी नहीं होती कोई, ओके रोकने से पथरी नहीं बनती। अच्छा रोकने की दुविधा तभी होती है जब
आमिर की एज मेरे बराबर आ जाएगी ठीक है। और प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कभी कभी पेशाब रोकने से, पेशाब के रास्ते में सूजन आने से पेशाब रुक जाता है, तो फिर पाइप लगाना पड़ जाता है, सर्जरी करनी पड़ जाती है। ठीक है। तो इसलिए जिनकी उम्र आदमियों की 50-60 साल से ऊपर होती है, उनको सजेस्ट करते हैं कि पेशाब ना रोकें, अच्छा। जब आए कर लें। और लड़कियों को पेशाब रोकने के लिए ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को यूटीआई बड़ा कॉमन है, और हमारे इंडिया में अब तो टॉयलेट्स बहुत सारे बन गए, पर आज से कुछ टाइम पहले सुविधाएं नहीं थी। अब तो आप हाईवे पे जा रहे हैं तो इतने टॉयलेट्स हैं, बिल्कुल। हर कैफे कॉफी डे में, हर वो क्या होते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह किसी में जहाँ भी बने होते हैं ना, तो टॉयलेट्स होते हैं। तो इसलिए रोकने में कोई नुकसान नहीं, अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम है, और ज़्यादा पीने में कोई फ़ायदा नहीं, और रोकने से पथरी बननी नहीं, और ज़्यादा पानी पी के पथरी बचनी नहीं। अच्छा। अब आप कुछ बोलने वाले थे? मैं, आपने जैसे आयुर्वेद का आपने खुद जिक्र कर दिया कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, बट आयुर्वेद के डॉक्टर इसको कहते हैं कि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी फिल्टर हो रही है। तो इन चीजों को लॉजिक क्या है? रादर किडनी में कुछ कंसंट्रेशन करने के सिस्टम होते हैं। ठीक है। हमारी किडनी अप्रोक्सीमेटली 125 ml प्रति मिनट पेशाब बना सकती है। ठीक है। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। तो 1440 को गुणा करो 125 ml से, तो हमारी किडनी 120 लीटर पेशाब बना सकती है रोज, पर डे, मैक्स कैपेसिटी में। ओके। तो अगर आप 10 लीटर पानी पियोगे तो किडनी वो कंसंट्रेशन करना भूल जाती है, ओके। तो आप किडनी को पगला रहे हो जी। क्योंकि किडनी में एक सिस्टम है जिससे कि जितना पानी चाहिए रुक जाता है, बाकी निकल जाता है। तो अगर आप ज़्यादा पानी पीते हो तो किडनी की टिब्यूल्स में जो एक सिस्टम बना हुआ है पेशाब को कॉन्सेंट्रेट करने का, अगर आप सुबह उठते हैं तो पेशाब पीला सा आता है, जी। दिन में फिर ठीक हो जाता है क्योंकि रात को पानी नहीं पिया आपने, पर बॉडी को तो चाहिए ना, जी बिल्कुल। तो किडनी कॉन्सेंट्रेट करके पेशाब को गाढ़ा कर देती है। अगर आप ज़्यादा पानी पिए तो किडनी का सिस्टम खराब हो जाएगा। ओके। अच्छा। रादर जैसे मैंने अंशिका को बताया था शुरू में कि ज़्यादा पेशाब आना बिना उतना पानी पिए ही एक लक्षण है किडनी की बीमारी का। ओके। तो इसलिए कहीं से भी अत्यधिक पानी पीना, अब आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम लोग एसी में बैठे हैं, हमें तो 1 लीटर बहुत है, जी। और अगर सामने एक लेबर क्लास आदमी गड्ढा खोद रहा है उसको 10 लीटर कम है, बिल्कुल। उसको पसीना आ रहा है। तो इसलिए ज़्यादा कम पानी कुछ नहीं है, पानी नॉर्मल प्यास अनुसार। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग आप कितना बताते हैं? बता ही नहीं रहा ना, अच्छा। प्यास अनुसार। जब प्यास लगे बस। अगर मुझे बीमारी है किडनी की या हार्ट की या लिवर की या लंग की, सूजन आ रही है, सूजन क्या है? पानी और नमक का घोल, तो उन मरीजों को बताएंगे पानी कम कर दो, जिनको सूजन, उनको पानी हानिकारक है, ओके, उनको नमक हानिकारक है। पर आपके केस में नमक सीमित मात्रा में और पानी प्यास अनुसार। तो अब जो मैं बड़ा इस विषय पे बहुत बोलता हूँ कि ये सारी, सॉरी आपको रोक दिया मैंने, कि सारी बीमारियां जीवन शैली संबंधित हैं। जी जी। तो जीवन शैली परिवर्तन से हम ठीक हो जाएंगे, और उस परिवर्तन में सीमित मात्रा में सब कुछ, असीमित मात्रा में कुछ नहीं, एक फंडा होना चाहिए। अगर वो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो नमक है, चाहे वो अल्कोहल है, किताबों में लिखा ही मैंने, अल्कोहल भी अच्छी होती है सीमित मात्रा में, एक तंबाकू को छोड़ के बाकी हर चीज़ सीमित मात्रा में अच्छी है, और असीमित मात्रा में वो नुकसान करेगी। सर आपने अल्कोहल की बात की, हमने बहुत मिथ सुने हैं, या इसको मिथ है या फैक्ट है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। बोलते हैं कि अगर किसी को किडनी में स्टोन हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बियर कंज्यूम करेंगे तो वो स्टोन निकल जाता है, क्या ये ठीक है? स्टोन जब किडनी के अंदर बैठा है तो कुछ नहीं करता। अच्छा। जैसे बेबी मम्मी के अंदर बैठा तो कुछ नहीं करता, ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि बेबी बड़ा है और निकलने का रास्ता छोटा है। ठीक है। वैसी स्टोन की कहानी है। 5 मिलीमीटर का स्टोन है, अब वो निकलना चाह रहा है किडनी से, तो किडनी के पाइप में आ गया। अब वो पाइप पतला है, स्टोन बड़ा है, तो दर्द होगा। तो दर्द एक लक्षण है कि स्टोन निकल रहा है। ठीक है। तो आपने करा लिया अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसमें आ गया कि 6 मिलीमीटर का स्टोन है, आधा रास्ता पार करके आधा रास्ता पार कर जाएगा। तो हम कहेंगे खूब सारा पानी पियो, ठीक है, मीठा सोडा पियो, बियर पियो, जिससे पेशाब का फ्लो बढ़ जाए, तो स्टोन कई बार निकल आएगा। तो आपने एक सर्जरी बचा ली अपनी। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उसमें बियर भी पानी का काम ही कर रही है, पर बियर में होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल से डायूरेसिस होता है, मतलब पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा,
ओके अगर आप 1 लीटर पानी में आपको पेशाब 500-600 ml आएगा, मुझे नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, जी। तो 1 लीटर बियर में शायद 1 लीटर पेशाब आ जाएगा आपको। अच्छा तो पेशाब का फ्लो बढ़ गया। हाँ आपने देखा होगा पार्टी में कभी जाके बियर पी तो पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, सुना है ऐसा लोगों हाँ, कहते अच्छा हैं। आपने पी नहीं, आप नहीं पीते, तो अगर आप अल्कोहल लेंगे तो पेशाब ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो डायूरेसिस, चाय से भी यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाय चाय कॉफी का तो हम ज़्यादा डाययूरेटिक्स पीते है, हैं तो पर चाय एक्चुअली आधा कप पीते हैं, यस यस। बियर 2 बोतल पीते हैं। तो इसलिए पेशाब ज़्यादा आता है। तो पेशाब के फ्लो से छोटे स्टोन बह के निकल जाते हैं, पर वो कट ऑफ, फिर बता दूं जब आती है, वो 6 मिलीमीटर की कट ऑफ है। जी। अगर वो स्टोन 6 मिलीमीटर से बड़ा है वो नहीं निकलेगा, अच्छा तो फिर उसके आपको लिए सर्जरी पेशाब के रास्ते, अच्छा तो ओके सर्जरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कट नहीं आ रहा, पर ओके। पेशाब के रास्ते ही एक प्रोसीजर करके स्टोन को निकाला जा लेकिन सकता है। बियर नहीं पीनी, जो भी पॉडकास्ट देख रहा, पानी से ही और दवाइयों पानी से से ही। निकालना है, पर अंशिका के सवाल का जवाब मैं गलत नहीं दे सकता ना। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। उसमें साइंस है, यस यस। उस बियर में साइंस है, क्योंकि उस बियर से पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। नींबू पानी पी लीजिए, हाँ बिल्कुल। उससे बढ़ के जो बेस्ट बताते हैं होता है मीठा सोडा, अच्छा जो घर में चने वने उबालने के लिए प्रयोग करते हैं। जी, तो 1 गिलास पानी चुटकी भर सोडा, 1 गिलास पानी चुटकी भर सोडा, ऐसे 3-4 गिलास अगर पी लेंगे तो वही काम करेगा। 2 काम करेगा, एक तो पेशाब बहुत ज्यादा आएगा, जी। दूसरा सोडे से पेशाब का जो तेजाबियत है कम हो जाएगी। जो पीएच होता है ना, एसिडिक एल्कलाइन, जी, जी। एल्कलाइन पीएच हो जाएगा। ओके। तो एल्कलाइन पीएच में स्टोन कम बनते हैं अक्सर, तो स्टोन थोड़ा बहुत घुल जाएगा और पेशाब में निकल आएगा, तो सर्जरी बच जाएगी। और कई लोग जिनको पथरी बार बार बनती है वो टेस्ट भी नहीं कराते, गलत है। उनको पता होता है कि अब दर्द हो रहा है, पथरी बन गई, अब मैं आज मीठा सोडा पी लेता हूँ या बियर पी लेता हूँ, और स्टोन निकल जाएगा। जी ऐसे ओके। होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बार बार पथरी बनती है, एक बार पथरी बनी, हमने दवाई ले ली या सर्जरी करा ली, उसके बावजूद भी पथरी बनने लगती है, इसके पीछे कारण क्या है? रिकरेंट स्टोन फॉर्मर जो आपने बोला ना, हाँ। बार बार पथरी बनना, इसके लिए आपको टेस्ट कराने हैं आपने। ठीक है। इसका मतलब आपको कोई बीमारी है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि पानी कम पिया था। तो अच्छा। या तो आपका यूरिक एसिड पेशाब में ज़्यादा जा रहा है, या एक ऑक्सलेट जा रहा है, कुछ हो रहा है, या पेशाब में कुछ धातु होते हैं पथरी बनने से रोकते हैं, जिसको सिट्रेट बोलते हैं, ठीक है। वो कम है। तो अगर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर हैं तो आपको एक किडनी के डॉक्टर से मिल के जाँचें करा के ढूंढना चाहिए क्यों पथरी बन रही है। कई बार दवाई दी जा सकती है, और कई बार इवन जीवन शैली परिवर्तन, मैं बड़ा फैन हूँ इस चीज़ का। तो वो डाइट में वो चीज़ें अगर कम कर लेंगे जिनकी वजह से पथरी बन रही है, तो आप बच जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली पथरी जब किडनी में पड़ी है तो नुकसान कर रही है, जब वो निकल रही है तो और ज़्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि प्रेशर पीछे जा रहा है तो किडनी फूल जाती है। तो इसलिए पथरी के साथ जीना नहीं चाहिए। ओके। अगर रिकरेंट स्टोन फॉर्मर है, पहले तो पथरी निकलवा दो जो निकल सकती है, पर छोटी मोटी नहीं निकल सकती तो वर्कअप करो। दूसरा क्या होता है कि जब पथरी निकली उसको पकड़ लिया, डॉक्टर ने निकाली तो पकड़ लिया, उसको जांच के लिए भेज दिया, ठीक इसको बोलते हैं स्टोन एनालिसिस, ओके। पथरी की जांच। तो उसे पता चलता है कि उस पथरी में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो अलग इलाज है, ऑक्सलेट ज़्यादा है तो अलग इलाज है। ओके। तो पथरियाँ भी बहुत तरह की होती हैं। तो यूरिक एसिड भी मतलब कहीं ना कहीं हाँ वजह होता है, पर सब पथरियों में नहीं है। अच्छा। सबसे कॉमन पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की है। अच्छा। तो जो कहते हैं कि मीट खाने से पथरी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। वो यूरिक एसिड वाली होती है, तो सबकी नहीं बनती। जिनको यूरिक एसिड ज़्यादा रहेगा उन्हीं की बनेगी। तो इतनी दुनिया मीट खाती है, वो यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ता है सबका, वो तो किसी किसी का बढ़ता है। तो वो फिर जेनेटिक्स पे आ गए हम, और आजकल सब कुछ जेनेटिक्स पे जाएगा। मेरे अंदर टेंडेंसी है ये होने की, तो मुझे हो जाएगा, पर मैं जीवन शैली परिवर्तन से उस होने से बच सकता हूँ। बिल्कुल। इसलिए हम घूम करके पीछे बात पा के एट रिस्क, अगर मुझे खतरा है किसी भी चीज़ का, चाहे किडनी की बीमारी का, चाहे पथरी का, चाहे हार्ट की बीमारी का, तो अगर मैं अपना ख्याल करूंगा और उस विषय में जांच कराऊंगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो जिसको पता है कि मुझे खतरा है उसको अपना ख्याल ज़्यादा करना चाहिए। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना चाहूँगी, हर परेशानी को, हर बीमारी को लाइटली लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिसीज़ होती हैं, उनको अगर हम अनट्रीटेड रखें, क्योंकि अगर माता पिता से हम बात करें, बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं कराना, मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई नहीं लेनी, तो क्या किडनी डिसीज़ को अगर हम अनट्रीटेड रखते हैं तो इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफ? ना, जैसे कि मैंने बताया जी। कि 10 करोड़ लोगों को इंडिया में किडनी की बीमारी है। जी। अगर इस कमरे में हम 6 लोग बैठे हैं, अगर 2-3 और आ जाए पक्के को किडनी की बीमारी होगी, इतनी कॉमन है। अच्छा। तो इसलिए एट रिस्क, और एट रिस्क में एल्डरली भी होते हैं। ओके। तो मेरा मानना है कि 50 साल के बाद अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, अच्छा ठीक है। शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं, कुछ भी नहीं है,
तो भी साल में एक आधी बार अपनी जांच करानी ही चाहिए, ठीक है। जिसमें किडनी की जांच भी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है अंशिका जी, कि किडनी की बीमारी बहुत महंगी बीमारी है। अगर डायलिसिस कराया जाए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो डायलिसिस और दवाई मिला के 1 लाख रुपए खर्चा है महीने का। 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है बहुत ये रईस आदमी के लिए। अब तो वैसे मोदी जी के सुपरविजन में, उनकी गाइडेंस में एक बना दिया गया है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, अच्छा, ओके। जिसकी एक एडवाइजरी कमेटी है नेशनल, उसका मेंबर हूँ मैं। अच्छा। तो हम नहीं, मतलब गवर्नमेंट और मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह डायलिसिस की मशीन अवेलेबल हो ओके। और ये फ्री डायलिसिस हो। अच्छा। पर अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, और वो कौन बियर कर रहा है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर, हम ही लोग कर रहे हैं। हम भी लोग कर रहे हैं। तो अगर हम डायलिसिस पैसे देके करा रहे हैं तो मुश्किल है, अगर मेरा पड़ोसी करा रहा है तो मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे पैसे दे रहा चाहे नहीं दे रहा। और फिर सोचिए ना कि लाइफ खराब हो गई। लाइफ की क्वांटिटी और क्वालिटी, दो ही चीज़ों की बात करते हैं, क्यू एंड क्यू। तो क्वांटिटी भी कम है किडनी की डिजीज में और क्वालिटी तो खराब है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम सालाना टेस्ट करा के बीमारी को जल्दी पकड़ के, चाहे किडनी की, चाहे हार्ट की, चाहे लिवर की, और रोज़ की 2 4 5 6 गोलियां खा के अगर बच जाएं तो क्या बुरा है? बिल्कुल। तो इसमें किडनी थोड़ना है, ये तो हर बीमारी के लिए है। सर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था क्रेटिनिन, तो इसके बढ़ने का संकेत क्या किडनी की बीमारी का संकेत है कि किडनी अब खराब होने लगी है? और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है उनकी किडनी में ज़्यादा ये बढ़ने लगता है, तो कहाँ तक उनके लिए भी नॉर्मल है, कहाँ तक ट्रीटेड है? तो नॉर्मल Treatable है। क्रेटिनिन 1 होता है ओके। अप्रोक्सीमेटली। अच्छा। बट फर्क है ना, अगर हम आमिर और अंशिका को देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके। तो आमिर नॉनवेज खाते हैं, आमिर शायद जिम भी जाते हैं, तो आमिर का मसल मास बहुत ज़्यादा है। ओके। और आमिर लड़का है, अंशिका लड़की है, तो मसल मास अपने आप कम हो जाता है लड़कियों का। ठीक है। तो अगर आमिर के लिए क्रिएटिनिन 1 नॉर्मल है तो आपके लिए शायद 0.6 नॉर्मल है। आप चेक कराना कल, शायद 0.6 निकलेगा आपका। ओके, ओके, फिर आप मुझे थैंक यू बोल देना। ओके, तो इसलिए definitely। ईजीएफआर इंपॉर्टेंट हो गया। ओके। क्रिएटिनिन में फॉर्मूले लगा देते हैं, लड़का लड़की, आदमी औरत, एज, सेक्स, कुछ कुछ करके। तो आजकल वो ईजीएफआर को यूज करते हैं टर्म को। तो ईजीएफआर 90 से ज्यादा को नॉर्मल मान लेते हैं। ओके। ठीक है जी। अब क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन नॉर्मल धातु है जो हमारे मसल से निकलता है। अच्छा, ठीक है। जो हमारे शरीर में सब कुछ रिसाइकल हो रहा है, बाल, नाखून, वैसे मसल्स। तो हमारे मसल्स रोज फटते हैं, रोज बनते हैं, ठीक है। हमारी हड्डियां रोज रिसाइकल होती हैं। तो मसल जब फटते हैं तो क्रिएटिनिन निकलता है। अच्छा, वो पेशाब में निकल जाता है। तो इसलिए 1 अप्रोक्सीमेटली 0.6 या 1 पे स्टेबल रहता है। ठीक है। अगर हमारी किडनी के काम करने की क्षमता कम हो गई तो क्रिएटिनिन नहीं निकल पाता। अच्छा। तो क्रिएटिनिन ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, तो 1 का 2 3 4 हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि हमारे किडनी के काम करने की क्षमता कम हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर किडनी 100 पैसे काम कर रही है और वो 50 पैसे पे आ गई तो भी क्रिएटिनिन 1 रहता है। ओके। तो फिर पता तो वही तो मैंने कहा, इसलिए अगर आप एट रिस्क हो तो आपको पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड, ईजीएफआर, तो 50% किडनी लॉस हो गया फंक्शन और तो भी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इसलिए किडनी की बीमारी के लक्षण बहुत लेट आते हैं। अब जो आपने सवाल पूछा ऑटोइम्यून डिजीज का, ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है? हमारी अपनी आर्मी हमारे पे अटैक कर रही है। जी। इम्यूनिटी है जो इन्फेक्शन को बचाती है, ऑटो मतलब अपने आप अटैक कर रही है। तो किडनी एक मेजर ऑर्गन है। ऑटोइम्यून डिजीज चाहे वो एसएलई हो, रोमाटॉइड हो, बड़ी बीमारियां हैं, Lupus हो। वो ल्यूपस, एसएलई, ल्यूपस, ओके। वो एसएलई उसका हमारा टर्म ल्यूपस। ओके। ल्यूपस में सबसे ज़्यादा अटैक किडनी पे होता है। ओके। रादर ऐसा कहा जाता है कि अगर ल्यूपस ने किडनी को पकड़ लिया है तो फिर किडनी और किडनी का डॉक्टर ही इलाज डिसाइड करता है। अच्छा। फिर ल्यूपस का इलाज किडनी के लिए किया जाता है, बाकी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं जब किडनी ठीक होती है। अच्छा। तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो फिर किडनी डिसाइड करती है। इतना इंपॉर्टेंट है किडनी के लिए। बट इसी में फिर एक और बात छेड़ दें, बीमारियां किडनी की 2 तरह की होती हैं जहाँ क्रिएटिनिन की बात हो रही है। जी। एक होता है सीकेडी, जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो शुगर में, बीपी में, सिस्ट में होती है, जिसमें क्रिएटिनिन आस्ता आस्ता बढ़ता है, जी। जो प्रोग्रेसिव डिजीज है, जिसमें जल्दी पकड़ के इलाज करके उसको रोका जा सकता है। एक होता है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। अब मरीज आता है कि मेरा क्रिएटिनिन 10 है, मुझे डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोल दिया है,
बट आपके पास एक मरीज आया जो 10 से 1 हो गया, तो मैं कहता हूँ वो एक ही था। अच्छा। उनको डेंगू हुआ, उनको कोविड हुआ, सांप काटा, पेन किलर खाया, क्रिएटिनिन 1 से 10 हुआ, डायलिसिस 2-3 बार हुए और फिर किडनी ठीक हो गई। ठीक है। तो इसलिए वो AKI और CKD में अंतर हो गया। सर डायलिसिस की आपने बात की, तो अगर हम डायलिसिस की बात करें, अगर एक पेशेंट का डायलिसिस शुरू हो जाता है, क्या लाइफ टाइम कराना पड़ता है? वही घूम फिर के आ गए, जी। जिसको AKI है हाँ। उसको डायलिसिस की आवश्यकता कुछ समय के लिए पड़ेगी, अच्छा। और कुछ समय में किडनी अक्सर ठीक हो जाएगी। जैसे डेंगू है या ठीक, मलेरिया है, हाँ। जब डेंगू मलेरिया ठीक हुआ तो अगर किडनी खराब हुई थी, अगर डायलिसिस हुआ था तो कुछ टाइम में वो डायलिसिस बंद हो जाएगा, अच्छा। वो AKI हो गया। ठीक है। पर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है, शुगर से या BP से जो मेन है, तो उससे क्रिएटिनिन 1 से 2 से 3 से 4 से 5 कुछ सालों में होगा। अच्छा। तो जब वो 6 या 7 या 8 हो जाएगा, जब आपके डॉक्टर फैसला करेंगे डायलिसिस आपको चाहिए, तो डायलिसिस फिर हफ्ते में आजीवन 2 से 3 बार चलता रहेगा, जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं हो जाता। ओह। तो फिर आपका कोई रिश्तेदार किडनी देगा और आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो इसी में हर नेफ्रोलॉजिस्ट यही बात करेगा कि हमारे देश में लाखों लोगों को किडनी चाहिए, पर ट्रांसप्लांट केवल 5000 होते हैं। तो इस माध्यम से ये भी बता दें कि आपको अंग दान करना चाहिए। जी। ब्रेन डेड के बाद जी। हम सबको वो फॉर्म साइन करना चाहिए कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया और मेरे अंग किसी काम के हैं, तो मैं अंगदान करने को तैयार हूँ। तो मैं चाहता था इस पॉडकास्ट से बात यहाँ तक आ गई कि ये मैसेज भी दे दें कि जितने लोग सुन रहे हैं वो कम से कम कुछ भी नहीं साइन करना चाहते ना करें, बट कम से कम वो अपने रिश्तेदारों को बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है या मुझे हेड इंजरी हो जाती है या मैं ICU पहुंच जाता हूं, तो आप डॉक्टर कहते हैं कि बचने के चांस ना के बराबर हैं, तो आप डॉक्टरों को बोलना कि अंगदान करना चाहते हैं। ठीक है। सर जैसे कि आपने अभी किडनी ट्रांसप्लांट की बात की, क्या ये सबके लिए सेफ रहता है या ट्रांसप्लांट में भी कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? हम बात करते हैं जीवन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, जी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही ट्रांसप्लांट के बाद कहीं बेटर है। ओके। पहली बात, ठीक है। डायलिसिस में आपने हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल जाना है, 2-2 सुइयां चुभनी है, और डायलिसिस ने किडनी का 15-20% काम करना है, 80% काम नहीं करना है। ठीक है। गंदगी साफ करनी है, पर किडनी के बड़े सारे और काम हैं, हड्डियां मेंटेन करना, खून की मात्रा मेंटेन करना, वो सब तो डायलिसिस नहीं कर सकते। और दूसरा जीवन आयु क्वांटिटी, ओके। उसकी बात अक्सर हम मरीजों से नहीं करते। कौन सुनना चाहेगा जल्दी मर जाओगे, सही बात। पर डायलिसिस के पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं होता, अच्छा। वेरेस ट्रांसप्लांट पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसप्लांट की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेगी आजीवन, अच्छा। ओके। वो दवाइयाँ इम्यूनिटी कम करती हैं, तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसप्लांट हानिकारक होता है। अच्छा। ट्रांसप्लांट हमेशा क्यों किया जाएगा, जब मजबूरी है, चाहे वो लंग ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, वो सब आपके फ़ायदे के लिए किए जाएंगे। पर अगर आप बीमार हैं और ठीक होना चाहते हैं तो कुछ परहेज़ तो बताए जाएंगे ना। जी जी बिल्कुल। परहेज़ में दवाई भी है, खान पान परिवर्तन जो भी है, बट कोई ऐसे मेजर परिवर्तन नहीं होते। साफ सफाई ज़रूर। ठीक है। अब अंशिका भी कहीं बाहर जाएगी, थोड़ा कि पानी पी लेगी बाहर से या कट फ्रूट खा लोगी, हाइजीन रखोगी ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हर कोई बॉटल का पानी पी रहा है, तो वही बेसिक हाइजीन रखनी है। ठीक है। हम बच्चों में भी ऐसे बहुत सारे केस देखते हैं डॉक्टर साहब कि कम एज होती है 8 से 10 साल, उनकी भी किडनी में प्रॉब्लम आने लगती है, किडनी खराब होने लगती है। तो बच्चों में क्यों ऐसा हो रहा है? उनका क्रिएटिनिन लेवल देखते एकदम हाई हो जाता है, ना वो खेलने के ना कूदने के, एकदम बच्चे नहीं रह पाते, वो बेचारे बैट पकड़ लेते। तो उसके पीछे क्या मेन कारण क्या आ रहा है? वही वो सिस्टिक डिजीज जैसे मैंने बताया था, पुश्तैनी बीमारियां बच्चों में जो हाँ, पुश्तैनी बीमारी बच्चों प्रेजेंट हो जाएगी ना, जेनेटिक बीमारी है। जैसे एक बीमारी है ARPKD, ऐसे बोल दिया मैंने, ARPKD हाई-फाई टर्म है, पर उसका मतलब क्या है कि बच्चे की किडनी में सिस्ट बननी शुरू हो जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है कुछ टाइम में किडनी फेल हो जाती है और वो बच्चा डायलिसिस पे आ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, हम नहीं मानते इस बात को। उस बच्चे को फिर ट्रांसप्लांट चाहिए। अच्छा। तो उसके मम्मी पापा ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। जितना सिंपल है उतना ही सिंपल है। आपको लग रहा है बड़े सिंपली बोल रहा हूँ, ये बड़े कैजुअली बोल रहा हूँ, पर एक्चुअली अगर इसको ऐसे देखो, कष्ट तो आ गया ना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करेंगे? या तो रोएंगे या ठीक कराएंगे। बिल्कुल। तो अगर आपकी किस्मत खराब है
और आपके बच्चे की किडनी खराब है और डॉक्टर ने बोल दिया अब ठीक भी नहीं हो सकती, कुछ बीमारियाँ ठीक भी हो जाती हैं, इलाज से ठीक कर पाते हैं, पर ठीक नहीं हो सकती, तो फिर क्या करेंगे? आजीवन का डायलिसिस? तो वो तो आपने सही बताया, बेड पकड़ लिया, बच्चा कहाँ जाएगा खेलने? तो अगर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो बच्चा नॉर्मल हो गया, फिर बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की सेक्सुअल मैच्योरिटी, बच्चे का नॉर्मल जीवन, स्कूल जाना, पढ़ना, एग्ज़ाम देना। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चे का ट्रांसप्लांट किया तो हफ्ते बाद उसकी मम्मी वापस लेके आ गई। मैंने क्या हो गया? कहती ये ना खिड़की से लटका हुआ था और गिर गया, इसका फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब बच्चा नॉर्मल हो गया ना। अगर जैसे अब एक ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट दिखाने आए मुझे, जिनको दिल्ली मेट्रो में काम करते हैं, मास्क वास्क नहीं पहनते, पूरा काम करते हैं, यहाँ से छिला हुआ था। मैंने कहा कैसे? क्या स्कूटी से गिर गया। मैंने कहा मुबारक हो, आप ठीक हो तभी स्कूटी से गिरोगे ना। अगर आप बीमार हो तो स्कूटी से गिर सकते हो क्या? गिर ही नहीं सकते। सही बात। तो अगर आपको नॉर्मल जीवन की आशा है और आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है जो इतनी आगे पहुंच गई कि अब डायलिसिस की नौबत आ गई, तो ट्रांसप्लांट चाहिए। तो फिर आप घर से देखें या ये लिस्ट में नाम लिखवाएं जिसमें ब्रेन डेड मिलता है और ट्रांसफर करा लें। सर पॉडकास्ट में अब टाइम हो चुका है एक रैपिड फायर का। छोटा सा रैपिड फायर रखेंगे, मिथ और फैक्ट है, क्योंकि लोगों में ना बहुत ज्यादा मिथ और फैक्ट को लेकर कंफ्यूजन रहती है। मुझे तो वीआईपी की फीलिंग आ रही है, अंशिका और आमिर, ऊपर से रैपिड फायर, तो मुझे तो मजा आ रहा है। आप स्पेशल गेस्ट हैं, मुझे तो मजा आ रहा है। वेट कर रहे थे कि कब हम ऐसा पॉडकास्ट लेकर आए, उनके डिमांड पर हम आपके साथ मुझे तो मजा आ रहा है। तो सर शुरू करते हैं रैपिड फायर को। जैसा भी हमने शुरुआत में पानी को लेकर ही बात करी थी कि ज्यादा पानी पीने से किडनी फेल हो जाती है, मिथ और फैक्ट? नहीं, मिथ। किडनी को ठीक रखने के लिए क्या वेजिटेरियन होना जरूरी है, मिथ और फैक्ट? मिथ। बियर पीने से, हमने शुरुआत में बात कर ली थी, इसको भी हम एक बार मिथ और फैक्ट मिलेंगे कि बियर पीने से किडनी की पत्थरी निकल जाती है लेकिन बार बार होने के चांसेस बन जाते हैं। ये बीच का बता दिया आपने, निकल जाती है फैक्ट है, पर बियर पीने से किडनी की पत्थरी बनेगी वो मिथ है। पर बियर पीने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ओके। तो जिसको यूरिक एसिड की बीमारी है उसको, तो इसलिए दोनों मिथ फैक्ट के बीच में आ गया वो। किडनी पेशेंट को नमक नहीं खाना चाहिए, कहते हैं नमक खाने से किडनी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रहती है, मिथ और फैक्ट? नमक खाने से फैक्ट है, पर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रैपिड में नहीं जा सकता है। किडनी के पेशेंट को बीपी नॉर्मली हाई होता है, उनको स्वेलिंग होती है। तो इन दोनों चीज़ों में नमक की मात्रा को सीमित करना है। नहीं खाना चाहिए, नहीं, सीमित मात्रा में। कितना हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली नापना मुश्किल है कि चुटकी भर दाल सब्जी में डाल लो, ऊपरी नमक मत खाओ। हाँ। और पापड़ चटनी केचप ना खाओ जो नमक ज्यादा होता है। और सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए किडनी के पेशेंट को। अच्छा। क्यों? उसमें पोटाशियम ज़्यादा होता है और किडनी के पेशेंट में पोटाशियम बढ़ जाता है, या ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जो किडनी को बचाती हैं, पोटाशियम बढ़ाती हैं। तो नॉर्मल नमक, जिसको आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं, जिसको टाटा नमक के नाम से बहुत फेमस है, नहीं नाम देना चाहिए था, पर सब समझ जाते हैं टाटा नमक सुनते ही, पर सीमित मात्रा में। तो सब्जी दाल में जितना चाहिए डाल दिया, ऊपर से नहीं डाला। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दूध पनीर से भी किडनी खराब हो जाती है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। दूध पनीर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। वेजिटेरियन लोगों ने क्या खाना है? हमें प्रोटीन चाहिए, हमें कैल्शियम चाहिए, तो दूध पनीर से आता है। पर जब किसी को बीमारी किडनी की है तो उनको प्रोटीन खाने की मात्रा कम कह दी जाती है। अच्छा। बंद नहीं करना, कम करना है। तो उनकी डाइटिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट दूध पनीर की मात्रा बता देंगे कितनी खा सकते हैं। और जब डायलिसिस से ट्रांसप्लांट हो गया है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। और अगर आप शुद्ध शाकाहारी, अंडे भी नहीं खाते, तो फिर क्या बचा? क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है कि एनिमल प्रोटीन इज हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। तो एनिमल प्रोटीन में शाकाहारी के लिए क्या बचा? दूध, और दूध से बने पदार्थ। तो दूध, दही, पनीर से किडनी खराब नहीं होती। ये आयुर्वेद ने मिथ बना रखा है। नहीं, कुछ होगा तो। सर व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो अंशिका पॉडकास्ट है ना, बहुत कुछ सर ने बताया, डीपली आपने चीजें सर बताई हैं, एकदम यूनिक चीज आज हमने करी इस पॉडकास्ट में। तो व्यूअर्स के लिए एक लास्ट मैसेज। व्यूअर्स के लिए लास्ट मैसेज है, एक तो जीवन शैली परिवर्तन, ये हर बीमारी में अच्छा है। तो अपनी जीवन शैली को पॉजिटिव रखें। 8 घंटे सोना चाहिए, गर्मी ना हो, थोड़ा वॉक करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, और बाकी खान पान सीमित मात्रा में। कोई नहीं कहता जंक फूड बंद कर दो, पर सीमित मात्रा में खा लो। दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल करो। अगर आप एट रिस्क पॉपुलेशन हो, मैंने बता दिया था कौन कौन है, तो डॉक्टर से मिल लो और किडनी की जांचें करा लो। और तीसरा, एक जो OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस,
हमारे यहाँ तो सब मिल जाती है, बाहर तो नहीं मिलती। तो ये OTC पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जो पर्चा कोविड में बनाया था एक मरीज का, और क्योंकि वो नहीं आते थे व्हाट्सएप पे भेजा, तो आज ही पड़ा हुआ है। हाँ। अब उस पर्चे को देख के अब 10 साल इलाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। तो कुछ चीजें, और फिर मैं फिर से बोलूंगा, अंगदान। जी, आपकी जो मर्जी उम्र हो, बहुत इम्पोर्टेंट। चाहे आप बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो नहीं करते, पेरेंट्स अंगदान करते हैं, बच्चों का अलाउड है। हमारे पास ऐसा रहा है कि एक बच्चा 5 साल का बच्चा लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया, पर हो नहीं पाया, बच्चा ब्रेन डेड हो गया, तो उसकी किडनी डोनेट करी पेरेंट्स। सोचिए कितनी हिम्मत है पेरेंट्स की। और दोनों किडनी की छोटी होती हैं, तो इकट्ठी लगा दी गई एक पेशेंट में, और वो पेशेंट ठीक हो गया। तो इसलिए इस पॉडकास्ट से माध्यम से अंगदान के विषय में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए मुझे, आप सबको, और हर एज ग्रुप का अंगदान कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक साउथ दिल्ली की वाइस प्रिंसिपल का एक्सीडेंट हो गया, हमारे हॉस्पिटल आ गई, अंगदान किया गया। आप मानेंगे नहीं कि दोनों हाथ भी अंगदान किए गए। जी। और आपने पढ़ा होगा शायद, जी, जी, और जी, एक पेंटर थे हाँ जी, जिनके दोनों हाथ कट गए थे, उसमें दोनों हाथ लगा दिए गए। जी। अरे आप देखो उस पेंटर को। बिल्कुल। मैं क्यों उनके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ किडनी का, तो उनकी दवाइयाँ मैं ही संभाल रहा हूँ उस पेशेंट की। ओके। तो बढ़िया से हाथ लग गए, और ये चल रहा है, ये थोड़ा बहुत चल रहा है, फिजियोथेरेपी हो रही है। पर जितना मर्जी वो हाथ काम कर जाए, आप सोचो नींद कितनी अच्छी आती होगी उस पेशेंट को, जिसको अपने हाथ दिख रहे हैं, जो कभी नहीं दिखते थे। आई होप वो कफ पकड़, पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, पर वो कफ पकड़ लेंगे, पानी पी लेंगे, ऐसा हो जाएगा। बट फिर भी देखो ना, और कलर मैच कर गया। वंडरफुल। किस्मत देखिए ना, कि वो कलर लगता ही नहीं कि हाथ किसी और के, नॉर्मली कलर मैच नहीं करता कई बार ना, तो कलर मैच भी कर गया। तो मतलब यही तो सक्सेस स्टोरीज हैं। पर जो चली गई वाइस प्रिंसिपल, सोचो तो आज भी जीवित है। बिल्कुल सर। और 2 किडनी, 1 हार्ट, 2 हाथ, 2 आंखें, 1 हार्ट, 2 लंग्स, हड्डियां, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास। तो आप तो 15-20 लोगों में जाके जीवित रह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा, आपकी परमिशन लेके ये मैसेज देना चाहता था। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है सभी व्यूअर्स के लिए। हमें लगता है कि व्यूअर्स पर ये जब मैसेज पहुंचेगा तो आप सब लोग भी थोड़े इंस्पायर होंगे, क्योंकि हम सब हो भी रहे हैं आज के टाइम पे इंस्पायर, और इस तरह की स्टोरी सुनकर और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को अंगदान ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट में आप जुड़े। थैंक्स। नहीं, मुझे धन्यवाद करना चाहिए, मुझे बड़ा मजा आया दोनों के साथ। हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जो भी सवाल इस पॉडकास्ट में आपसे हमने पूछे, हमारे व्यूअर्स के लिए वो जरूर काम करेंगे। और आपका जो भी सवाल है, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो अगर पूछना चाहता है, कोई भी वो कमेंट करके पूछ सकता है। हम एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे सर के साथ। अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों का जवाब सर इस पॉडकास्ट में देंगे। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।